केसीआर की पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और तेलंगाना के वोटरों के लिए चुनाव घोषणा पत्र का ऐलान 16 अक्टूबर को वारंगल में एक रैली में किया जाएगा। केसीआर का यहां पर दावा है कि उनकी जो गारंटी है कि 95 से 105 तक सीटें उनकी पार्टी जीतेगी। बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है, हिम्मत दिखाया है कि एक ही बारी में उन्होंने 115 सीटों के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस की है 119 में से तेलंगाना में। यही चीज़ उन्होंने 2018 में भी की थी और तब उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व भी किया था और चुनाव को एडवांस कर दिया था और उसका फल उन्होंने ये भी देखा कि बीआरएस को फायदा हुआ। इस बारी भी उनका कहना है कि उनके कॉन्फिडेंस का प्रूफ यही है कि उन्होंने एक ही बारी में 115 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। उनके जो कंपटीशन है वो अभी तक सिर्फ नाम की जो स्टडी है, चयन है, वो कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो कांग्रेस अभी एप्लीकेशन ही मांग रही है 18 से लेके 25 तक और उसके बाद वो लोग सितंबर के महीने में समझा जा रहा है कि वो अपने कैंडिडेट्स का नाम का खुलासा करेंगे। 3 चीज़ें हैं जो केसीआर कर रहे हैं। पहली तो बात उन्होंने ये भी साफ की कि मैं समझता हूँ कि मुझे 95 से 105 सीट्स मिलेंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो जो भी सिटिंग एमएलएस हैं उनको उन्होंने रिटेन किया है, 98% को रिटेन किया है। वो एक तरह से एक शो ऑफ कॉन्फिडेंस है। उनके नेताओं का कहना है कि हो सकता है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो उनके अपने कंस्टिट्यूएंसीज में, लेकिन वो एक तरह से अगर आप देखें तो वोट मांग रहे हैं केसीआर के नाम पर और बीआरएस ने जो पॉलिसीज लेके आए हैं बीआरएस उसी के नाम पर वो मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि जैसे रैतु बंधु है, रैतु बीमा है या दलित बंधु है, वो सारे ही लोगों को हर कंस्टिट्यूएंसी में पहुंचा है और इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि एक तरह से तेलंगाना का जो वोटर है वो पूरे राष्ट्र को केसीआर का कंस्टिट्यूएंसी मानता है और इसीलिए बीआरएस को वोट देगा इवन इफ उस कैंडिडेट के अगर क्रेडेंशियल्स वीक भी होंगे तब भी। तीसरी बात, अहम बात यह है कि केसीआर न सिर्फ गजवेल से बल्कि कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके जो अपोजिशन है उनका कहना है कि वो एक साइन ऑफ नर्वसनेस है। उनका ये भी कहना है कि क्योंकि इटेलर राजेंद्र जो उनके पार्टी में हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने हुजूराबाद से चुनाव लड़ी और फिर वो वहाँ से सफल भी हुए थे और वो उन्होंने चुनौती दी है केसीआर को कि वो जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से वो उनको अपोज करेंगे और इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन केसीआर का कहना है कि क्योंकि पार्टी की डिमांड थी और इसीलिए उन्होंने ये तय किया है कि वो 2 जगह से अपना चुनाव लड़ेंगे। ये बात भी साफ कर दिया है केसीआर ने कि 2024 के लिए भी वो INDIA अपोजिशन अलायंस के साथ नहीं रहेंगे। उनका ये कहना है कि हम अकेले ही जाना चाहते हैं इस रास्ते पर और अपने आप को वो स्ट्रेंथन करेंगे। हम जानते हैं कि अभी हमारा पॉलिटिकल फुटप्रिंट तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र तक ही सीमित है, लेकिन हम आगे का रास्ता अभी भी रास्ता लंबा है, लेकिन हम अकेले ही उसमें सफर करेंगे। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। कावेरी जल का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बेंच के हवाले इस मामले को सौंपने का फैसला किया है। वहीं कर्नाटका सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में बीजेपी ने मंडिया में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटका के मंडिया की इन तस्वीरों से सिद्धरमैया सरकार काफी दबाव में आ गई है। एक तरफ किसान नाराज हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी धरना प्रदर्शन के जरिए लगातार दबाव बना रही है। दोनों ही राज्य सरकार के फैसले से नाराज है, जिसके तहत हर रोज 17,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को भेजा जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु
24,000 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठित की है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार मजबूती से पक्ष रखें। यहाँ पीने के पानी के साथ साथ कृषि के पानी की कमी है, बारिश हुई नहीं। ऐसे में कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। तमिलनाडु का कहना है कि कावेरी बेसिन इलाके में उसकी फसल के लिए समस्या खड़ी हो गई है। 24,000 क्यूसेक पानी के साथ साथ तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाई है कि तकरीबन 38 टीएमसी पानी का बकाया भी कर्नाटक रिलीज करे। किसानों के साथ जेडीएस और बीजेपी भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि पानी की कमी के बावजूद तमिलनाडु को पानी क्यों दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित की गई है, हम वहां अपना पक्ष रखेंगे। बुधवार को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी सबको दी जा सके और जो तय होगा उसी के हिसाब से हम आगे कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपील की गई है कि इस मामले को जल्द सुना जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। कावेरी नदी के कैचमेंट एरिया में जब कभी भी बारिश की कमी होती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इस साल कर्नाटक के कोडगु और इसके आसपास के इलाकों में 32% बारिश कम हुई है। ऐसे में जल बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। बांधों में पानी की कमी है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें करीब 40 देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और बाकी दूसरे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है और इसमें सामान्य बीमारी के अलावा केमिकल अटैक के मरीजों के उपचार के भी तरीकों को बताया गया है। अलग अलग देशों के नुमाइंदे, नजर पूरी दुनिया की रहेगी। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेडिकल सेवाएं भी अलर्ट पर। तैयारी सामान्य उपचार से लेकर केमिकल अटैक तक से निपटने की, लेकिन स्वागत में कोई कोर कसर नहीं। कभी केमिकल अटैक होता है तो उसके लिए क्योंकि वो क्लोथ्स पर भी उसका प्रभाव होता है, एयरवे पे प्रॉब्लम होता है, इसके साथ साथ उसके लिए अलग से हमने एक रूम बनाया है। यदि कोई भी ऐसा केस होता है तो उसको केमिकल अटैक का जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होता है। उसका जो एक रूम है, ट्रीटमेंट रूम है, वो भी अलग, और उसमें कैसे उनके कपड़ों को हैंडल करेंगे, कैसे जो स्टाफ है वो अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को तैयार करेगा, क्योंकि केमिकल जो होता है उससे जो ट्रीटमेंट करता है उसको भी कई बार नुकसान होता है। तो उसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग हमने की है। दिल्ली में एम्स के बाद लेडी हार्डिंग अस्पताल में 125 से ज्यादा डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है। खासकर लुटियंस दिल्ली के केंद्र और दिल्ली सरकार के उन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को जो G20 समिट के दौरान ड्यूटी पर होंगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ से ट्रेन हो गए हैं लोग डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे कराई जा रही है। एडवांस उसके लिए CBRN ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर तो रेडिएशन से जो भी कोई अगर अटैक हो, इस तरह खतरा होता है, उससे किस तरह टैकल करना, आगे कैसे हैंडल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य के अस्पतालों के स्टाफ से लेकर डॉक्टर को ट्रेन किया गया है। अतिथि देवो भव में यकीन रखने वाले भारत देश में सम्मेलन विश्व स्तर का है तो पल भी गौरव का। ऐसे में तैयारी भी जरूरी है। तमाम आशंकाओं को खारिज भी किया जा सके और तैयारी अपने स्तर पर मुकम्मल भी रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना की आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से वो जुड़ी और उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने मुसीबतों से हार नहीं मानी बल्कि उनका डटकर सामना किया। रिपोर्ट आप देखिए। सफेद के साथ मेरा लिबास केसरिया और हरा भी हो गया है। उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी की लगाम काटी, उनको जी के दिखाऊंगी, जिंदगी अपने दम पे जीऊंगी।
जया प्रभा महतो और डॉक्टर संजना नायर, दो चेहरे, दो कहानियां, दो तरह के संकट, लेकिन दोनों ने अपनी जिंदगी अपने ढंग से संवारी। जया जब 23 साल की थी तभी उनके पति देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। 5 साल और 2.5 साल के 2 बच्चों को पालते हुए वो शिक्षक बनी। अब वो JCRT में पढ़ा रही हैं। जबकि संजना नायर ने बचपन में ही भयावह क्रूरता झेली। एक बार खुदकुशी का भी ख्याल आया, लेकिन उन्होंने फिर से शुरू की जिंदगी। उनके पिता फौज में थे, अब पति भी हैं। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में 3 रंग होते हैं ना, तो लोगों तो ने मेरा सिर्फ सफेद रंग देखा और मुझे बोला कि तू विधवा है, कमजोर है, असहाय है। लेकिन आवा ने मुझे बताया कि मैं सफेद नहीं है, सफेद के साथ केसरिया और हरा भी तो है। आप देखो तिरंगे को, वो तिरंगा हो गई मैं। अगर मैं शांत रह जाती तो शायद इतनी सारी जो लड़कियां हैं, जो जिनको हिम्मत मिली नहीं कि वो अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सके, तो वो उनको अभी भी हिम्मत नहीं मिलती। मैं आगे बढ़ी हूँ उसी तरीके से मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ने अपने ज़िंदगी में आगे वो बढ़े हैं। सो मुझे गर्व है दैट मैंने अपनी आवाज़ सबके सामने शेयर करी। जया प्रभा और संजना नायर के कंधे पर एक हाथ और था, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का। ये संगठन तमाम ऐसी महिलाओं को मदद करता है। लेफ्टिनेंट ज्योति के पति नायक दीपक कुमार आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 3 साल बाद ज्योति पति के सपने और 2 बच्चों के खातिर 2021 में सेना में भर्ती हुई। मेरी जर्नी जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ, वो मेरे हस्बैंड की शहादत के बाद शुरू हुई, और जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँची कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मानित किया। ऐसे तमाम महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्मिता आइकन सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इन महिलाओं से सीखने को मिलता है कि नारी शक्ति चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ अधिकांश बहनें किसी न किसी के धर्मपत्नी के रूप में उपस्थित है। ये अच्छी बात है। आवाज की स्थापना ही सैनिकों की धर्म पत्नियों की प्रतिभा के सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन आप सब बहनों की अपनी अलग अस्मिता भी है। शिव और शक्ति का सृष्टि के निर्माण और विकास में समान और समग्र सहयोग है। नारी और पुरुष एक रक्त के 2 पहिया है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ बिना पुरुष के नारी एक पहिया में से भी और खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। सेना से जुड़ी ये महिलाएं एक मिसाल है, जो हादसों में भी हौसला बनाए रखती हैं। मुश्किल हालात में भी टूटती नहीं, बल्कि मजबूती से निखर के सामने आती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।